इंडिया के साथ आपको हालात ठीक करने हैं, इंडिया के साथ आपको दोस्ती करनी है, ये वो आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है। जो टैरिफ जो अमेरिका ने लगाने की कोशिश की है, इसको कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हासिल होगा, और ये कि ये जंग जो है वो चाइना से जीत नहीं सकते। R&D एक ऐसी चीज है कि आप करते चले जाओ, कभी भी ये नहीं होगा कि अब आपने ज्यादा कर लिया। यूएस की शिकायत भी है, चाइना जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता, वो चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। चाइना बनाएगा चीजें और बाकी दुनिया खरीदेगी, और यहां से गुजरेगा, हम लेंगे किराया। हाँ, ट्रंप आ जाए और इन पे पाबंदी लगी रहे, क्योंकि जितनी अमेरिका चाइना पे पाबंदी लगाएगा उतने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, द बेयर विद डॉक्टर फहद अली में आपका बहुत वार्म वेलकम। अक्सर पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उनमें चाइना और अमेरिका के आपसी मामलात का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। कुछ पाकिस्तानियों का तो ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका की सालसी करा सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को चपेड़े मारनी चाहिए या उनको खुश रहने देना चाहिए? बहरहाल, जहां तक अमेरिका और चाइना की आपसी ताल्लुकात का मामला है, वो कैसे हैं? नंबर एक। नंबर दो, उससे पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर पड़ता है? शुक्रिया अली, और तमाम सुनने वालों को भी। अब हमारा एक नया शो है, उसका नाम है द बेयर विद डॉक्टर फहद अली। तो हम तमाम लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। सब लोगों ने जो देख रहे हैं उन्होंने पेट्रियन के अकाउंट पे जाके अली आफ्ताब को पैसे भेजने हैं, और हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाना है, अली आफ्ताब के यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाके आपने सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है, वीडियोज़ को उनको शेयर करना है, वायरल कर देनी है, आपने दुनिया में आग की तरह फैला देनी है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और थोड़ी सी इसकी हमें हिस्ट्री भी अब के बारे में भी बात करेंगे। जो मामलात हैं उसमें हम ये कहते हैं कि जी अब तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो मामलात ट्रेड वॉर से स्टार्ट हुए थे वो अब एक फुल ब्लोन इकोनॉमिक वॉर की शक्ल इख्तियार कर गए हैं चाइना और यूएस के दरमियान। और वॉर का मतलब इस्तारन बात हो रही है, यानी कि मामलात जो हैं वो इतने संजीदा और कशीदा हो गए हैं कि वो एक बहुत प्यूनिटिव मेजर्स, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत सख्त किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं एक दूसरे की मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए। अच्छा, इसमें एक जो चाइना का, जैसे हम देखते हैं कि जी अच्छा, चाइना का जो राइज स्टार्ट हुआ है वो 1980s से स्टार्ट हुआ है। चाइना जो है वो बहुत मेजर किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गया है। तो पिछले 4 डेकेड्स के अंदर चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है, और दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। दुनिया का जीडीपी का तकरीबन 20% हिस्सा, दुनिया ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा जो वो चाइना की इकॉनमी पे मुश्तमिल है। और चाइना ने ना सिर्फ इन 4 डेकेड्स में, शुरू तो उन्होंने एक लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से किया था, लेकिन अब वो एक बहुत हाई टेक और हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो चले गए हैं। और अब तो वो चिप मेकिंग और सेमीकंडक्टर्स और इसके अंदर भी बहुत बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये जो वॉर, तो ये जो ट्रेड वॉर थी, ये स्टार्ट हुई थी बेसिकली ट्रंप के दौरे हुकूमत में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया कि जी हमारे जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं वो चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और चाइना जो है वो हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है और WTO है उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडाइज़ करते हैं ताकि वो वहाँ पे चीप कॉस्ट के ऊपर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें, और उनको वो सब्सिडाइज़ करने के बाद उनको वो अमेरिका और EU, बट ख़ास तौर पे अमेरिका वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा जो, और इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पाती, तो हमें जो है ये हमारे बहुत घाटे का सौदा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी चाइना जो है वो ये बहुत पुरानी US की कंसर्न है, US की शिकायत भी है कि चाइना जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता, वो चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। फिर ये कि वहाँ पे फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वो पॉलिसी अपनाते हैं, यानी कि वहाँ पे कंपनियों के लिए जब वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहें अगर कोई कंपनी, तो उनको जॉइंट वेंचर करना पड़ता है चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक कंपोनेंट उनको लाजमन रखना पड़ता है कि वो, तो इस तरीके से अगर वो फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते तो चाइनीज़ की आदत यह है कि वो चोरी भी कर लेते हैं टेक्नोलॉजी। अच्छा, चाइना ने ये जब WTO के अंदर चाइना की शामिल हुआ था 2001 के अंदर, तो उसके बाद ये तवक्को यही थी कि जी चाइना जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, IPR जो हैं, उनके बारे में लेजिस्लेशन करेगा, उनका निज़ाम को ज़रा बेहतर बनाएगा। दूसरा ये कि जी अच्छा, वो
सब्सिडीज़ थोड़ी सी इतनी हाई लेवल की सब्सिडीज़ नहीं देगा। और दूसरा ये ख्याल था कि वो जनरली जो है वो एक फ्री ट्रेड की तरफ वो ज़्यादा मूव करेगा, तो दुनिया जो है वो ये सिर्फ बाकी दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, बट दुनिया की जो कंपनीज़ हैं, ख़ासतौर पे यूएस और यूरोप की कंपनीज़ हैं, उनको भी जाके चाइना के अंदर बिजनेस करने का मौका मिलेगा। अच्छा, चाइना और यूएस के अंदर इन मामलात के ऊपर जो इनकी आपस में खटपट थी वो चलती रहती थी, लेकिन वो ज़्यादातर रहती थी WTO के अंदर ही। WTO के अंदर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स थे, अमेरिका उसके ऊपर चाइना के ऊपर केसेस करता था, जीत जाता था, हार जाता था, जो भी है वो सारा का सारा उसके ऊपर ही चलता था। ये जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी आई है, तो तब चूंकि ट्रंप जो था वो एक अमेरिका में, जिस तरह आप कहते हैं कि जी एक राइट विंग थोड़ी सी नेशनलिस्ट टेंडेंसी जो है वो कैपिटल की इसको रिप्रेजेंट करता है, और उसको तो वो जब आए तो वो पहले दिन से, जब अपनी कैंपेन के अंदर भी उन्होंने कहा था कि वो ही इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ ऑन चाइना, और वो जो रिलेशनशिप है वो हमें फ़ायदा नहीं देती, तो हमने अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो उसको कम करना है, और उसके लिए हमने चाइनीज़ के साथ हम अपनी ट्रेड जो अरेंजमेंट है उसको रीनिगोशिएट करें। उसको उन्होंने किया क्या कि उन्होंने उसके ऊपर चाइनीज़ गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए। जब टैरिफ्स लगाते हैं यानी कि ड्यूटीज़ या टैक्सेस लगा दिए, तो उसकी वजह से चाइनीज़ गुड्स महंगी हो गई, और उनका जाहिर बात है कि वो अमेरिका में उतनी कंपेटिटिव नहीं रही जितनी वो पहले। चाइना ने भी इसके रिस्पांस में यही किया कि जी उन्होंने भी टैरिफ्स लगा दिए कुछ यूएस की गुड्स के ऊपर, और तो वो एक टिट फॉर टैट चला। अच्छा, जो यूएस की ट्रंप की जो पॉलिसी थी, उससे यूएस का जो उनका एक मकसद था कि जी हमने ट्रेड डेफिसिट कम करना है, वो कम नहीं हुआ। वो कुछ हद तक गिरा था, लेकिन वो फिर दोबारा जो था वो पेंडेमिक में जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी, तो तब जाहिर बात है ट्रेड रिलेशन जो थे वो वैसे ही बहुत कम हो गए थे। तो हमारे पास तो वहाँ पे उस टाइम के आसपास जो है वो ये इन टैरिफ्स की वजह से और चीज़ों और वजूहात की वजह से ये ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन देन इट वेंट बैक अप। यूएस का ट्रेड डेफिसिट जो था वो प्री पेंडेमिक लेवल में हो गया, क्योंकि हुआ ये कि जब चाइनीज़ गुड्स एक्सपेंसिव हो गए, तो उन लोगों ने वहाँ पे जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने कहीं और से ये वही गुड्स या उस तरह के और गुड्स जो हैं वो मंगवाने शुरू कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन अब फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट बाइडेन की गवर्नमेंट आती है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन की जब गवर्नमेंट आई थी, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये शायद ये ट्रंप वाली पॉलिसीज़ को परसू नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर एक रीथिंक होगा, ये चाइना के साथ अपने मामलात किसी और तरीके से सेटल करेंगे। ईयू के अंदर जो था वो यूरोपियन यूनियन जो था, उनके भी ट्रंप प्रेसिडेंसी में ट्रंप के साथ जो ताल्लुकात थे वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे, और वो डिफेंस के ऊपर और ट्रेड के ऊपर ही जो मामला जो थे, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लाइंस ली थी वो यूरोपियन यूनियन को पसंद नहीं थी। तो उनका ये ख्याल था कि ये आएगा तो प्रेसिडेंट बाइडेन आएंगे तो ये एक हमें वंस इन अ जनरेशन टाइप का चांस मिल जाएगा कि हम अपने टाइज को रीवाइटलाइज कर सकें, इनको दोबारा से ठीक कर सकें। और इसी तरह जापान की बहुत जो एक उनको खदशा था इस बात पे कि जी अच्छा, बाइडेन इज एक्चुअली गोइंग टू बी टू सॉफ्ट ऑन चाइना। अच्छा, जो हकीकत जो रियलिटी अनफोल्ड होती है उनके आने के बाद, वो इसके बिल्कुल बरक्स थी। चाइना, वो प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप से कई गुना आगे गए ऐसे इकदाम करने में, जिसने चाइना के गुड्स को वहाँ पे मज़ीद महंगा बना दिया, मज़ीद मुश्किल कर दिया कि आप चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप इंपोर्ट करके यूएस में ला सकें। उन्होंने पिछले साल जिस तरह उन्होंने चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 100% ड्यूटी लगा दी, उन्होंने चाइनीज़ सोलर पैनल्स के ऊपर ड्यूटी लगा दी, और उसके बाद और बहुत सारे गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना की जो अमेरिकन पोर्ट्स के ऊपर जो कंटेनर अनलोडिंग का जो सारा है, वो काम वो एक ख़ास किस्म की बहुत ही हाईटेक किस्म की क्रेन्स की मदद से होता है, और वो क्रेन्स जो हैं वो चाइना बनाता है अब। और वो उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया कि जी अच्छा, ताकि ये क्रेन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी तरीके से हम वापस लेकर आए। और हम चाइनीज़ के साथ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो जब क्रेन्स अनलोड करती हैं तो वो ये डेटा भी नोट करती हैं कि ये कंटेनर जो है वो कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर किस किस्म के गुड्स हैं। तो चाइना के पास एक मौका बन सकता है कि वो इसको इस्तेमाल करके जिन कंटेनर्स में मिलिट्री का सामान आता है कहीं और से, वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो एक जो उसको बाइडेन के अंदर जो एक अप्रोच थी वो ये था कि उन्होंने इन इकोनॉमिक क्वेश्चंस को सिर्फ इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं रखा, इनको नेशनल सिक्योरिटी की मामलात से भी जोड़ दिया। क्योंकि फिर जो कुछ उन्होंने इकदामात लिए, उन्होंने जो बहुत हाई टेक किस्म के चिप्स हैं उनके ऊपर उन्होंने
चाइना के ऊपर ड्यूटीज़ लगानी शुरू कर दी, या जैसा एनवीडिया के लिए ये मुश्किल कर दिया कि वो अपने बहुत जो हाईटेक चिप्स हैं वो, बल्कि नामुमकिन कर दिया कि वो हाईटेक चिप्स जो हैं वो चाइना जाके बेच सकें, और उसको चाइना जो है एआई में या मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जी अच्छा चाइना को ये हाईटेक चिप्स जो हैं या टेक्नोलॉजी जो है वो मिलेगी तो वो इसको अपनी मिलिट्री के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की एक बहुत बड़ी पुश है अपनी तरफ से कि हम अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें। अच्छा, तो ये सब कुछ ये जो हो रहा है, तो एक इनके अब दो पहलू आ गए। एक तो ये आ गया कि जी जो उन्होंने टैरिफ से साथ लगाया उसमें ये था कि जी हमने एक ग्लोबलाइजेशन में जो हमने 80 की दहाई के बाद ख़ास तौर पे देखी, उसमें ये हुआ कि जो अमेरिका की तरफ से इंडस्ट्री थी वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई चाइना के अंदर। तो बहुत सारी वो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो चाइना शिफ्ट हो गई, क्योंकि चाइना में कॉस्ट कम थी और चाइना जो था एक वहाँ पे आपको लेबर भी मिल जाती थी, स्किल्ड लेबर भी मिल जाती थी, उसकी कॉस्ट भी कम थी, और वहाँ से गुड्स बना के उनको शिप करना अमेरिका में ज़्यादा चीप पड़ा था बनस्बत दे के उन्हीं गुड्स को अमेरिका में मुसलसल बनाए रखा जाए। तो वो बहुत सारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि और मुल्कों से भी शिफ्ट हो गई चाइना के अंदर। और ये जो और इन टैरिफ का मकसद ये था कि ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी सब की सब तो नहीं, लेकिन हाई टेक इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे जिसमें अमेरिका अपना राइट समझता है, बल्कि वो राइट तो नहीं, उनकी इंटाइटलमेंट है, उनकी एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है कि जी अच्छा ये इसमें तो हमें लीडर होना चाहिए। चाइना कैसे लीडर बन गया? तो इसमें मतलब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो ये तो हमारा हक है, हमें लीडर होना चाहिए इसके अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर हमें लीडर होना चाहिए। चाइना कैसे बन गया? तो अब उनकी कोशिश ये है कि ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ये वापस आए अमेरिका के अंदर, और अमेरिका जो है इसके अंदर लीड कर सके, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से और इन्वायरमेंट के जो मसले मसाइल हैं उनकी वजह से इकोनॉमीज़ के ऊपर बहुत सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो हैं और बहुत सारी जो मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हैं वो एक तरीके कोशिश कर रही हैं, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी होना है कि वो शिफ्ट करिए ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए। तो उस ग्रीन इकोनॉमी की ट्रांजिशन को, शिफ्ट को लीड किसने करना है? वो चाइना लीड करेगा या अमेरिका लीड करेगा? तो एक तो है, और फिर दूसरा उन्होंने इसको नेशनल सिक्योरिटी के मामला से जोड़ दिया, और इसके ऊपर वो सीरियस बेतहाशा है अमरीकी कि उन्होंने सिर्फ ये अपनी कंपनियों के लिए मुश्किल नहीं बनाया, उन्होंने इसको जो कंपनियां हैं, यूरोपियन कंपनियां हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए ये मुश्किल बना दिया कि जी वो टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना को ट्रांसफ़र कर सकें, या वो प्रोडक्ट्स जो हैं, कमोडिटीज़ जो हैं, हाईटेक कमोडिटीज़, वैल्यू एडेड गुड्स, वो चाइना को ट्रांसफ़र कर सकें। मसलन फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक कंपनी है ट्रम्प, वो बहुत स्पेशलाइज किस्म के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं अपनी एक लेज़र मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से। उसके लिए उन्होंने बहुत ये जर्मन गवर्नमेंट के साथ मुश्किल करके उनको ऊपर प्रेशर डाल के ये उनके ऊपर बैन कर दिया कि वो चाइनीज़ गुड्स चाइना को ये सेमीकंडक्टर सप्लाई कर सके। तो बल्कि अब इस हद तक वो बात चली गई कि वो लोग, ट्रम्प कंपनी जो है वो ये सोच रही है कि जी अच्छा हम अपनी फैक्ट्री को पूरी रिलोकेट कर दें चाइना, अगर हम जर्मनी में बैठ के चीज़ों को नहीं बना सकते तो हम चाइना में बैठ के फिर चाइनीज़ मार्केट को सप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह नेदरलैंड्स के साथ उन्होंने और जापान के साथ उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी, जो नेदरलैंड्स और जापान दोनों जो हैं, ये इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से हम ये सेमीकंडक्टर्स और चिप्स जो हैं, कंप्यूटर चिप्स जो हैं, ये बना सकते हैं। तो चाइना जो है अपनी चिप मेकिंग इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है बहुत रैपिडली। तो वो एक बहुत बड़ा कस्टमर है जापानीज़ टेक्नोलॉजी का और डच टेक्नोलॉजी का। तो उन्होंने जापान और नेदरलैंड्स के साथ मिलके अमेरिका ने ये किया कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो उनको बंद की जाए। तो ये जो लड़ाई है ये जो है ये मसलसल हमें इसको लगता है कि जी अच्छा ये गहरी होती जा रही है। और अब तो एनालिस्ट ये कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने या कमला हैरिस जो हैं वो प्रेसिडेंट बनती हैं, ये जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो इस पॉलिसी को इस हद से आगे ही लेके जाएगा बनिस्बत इससे पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका का मौक़िफ़ तो सामने आ गया, चाइना क्या चाहता है या वो इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है? अच्छा, ये चाइना का भी जो रिएक्शन है उसके ऊपर, एक तो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन ये कि वो जाहिर बात है किसी किस्म के ट्रेड वॉर के अंदर या इकोनॉमी की वॉर के ऊपर जो है वो नहीं जाना चाहते। उसकी वजह यह है कि एक तो वैसे भी उनकी टेंडेंसी ये होती है कि जी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनको मज़ीद गहरे से गहरा किया जाए। और वो जो अभी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है यूएस और चाइना के दरमियान, उससे चाइना बेतहाशा फ़ायदा उठाता है। हम अमेरिका को कहते हैं अमेरिका फ़ायदा उठाता है, लेकिन चाइना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। चाइना जो है, और ये सिर्फ यूएस के साथ रिलेशनशिप नहीं है, वो
उनका ईयू के साथ भी रिलेशनशिप जो है, जो दो बड़ी मार्केट्स हैं उनके गुड्स के लिए, इन दोनों के साथ उनका रिलेशनशिप जो है वो चाइना को फ़ायदा देता है। इनके साथ वो बहुत बड़े बड़े ट्रेड सरप्लस, जो यूएस के साथ तो ख़ास तौर पे बहुत बड़े बड़े ट्रेड सरप्लसेस रन करते हैं, और यानी कि वो एक्सपोर्ट उनको ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट वहाँ से कम करते हैं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं वो बहुत बड़ी हद तक इसको एक्यूमुलेट कर लिया है। और चाइना के साथ अब जो उनका रिस्पांस था, जो उससे पहले भी एक रिस्पांस था, जिसको आप कह सकते हैं कि जी अच्छा, जो यूएस का ये ट्रेड वॉर्स का और इकोनॉमी वॉर का रिस्पांस आया, क्योंकि वो थोड़े से क्या कहते हैं, एक तो वो वो देखते हैं चाइना की तरफ देखते हैं, तो दे ऑल्सो लुक एट चाइना इन ऑ, कि वो बहुत हैरान भी हैं कि चाइना ने 4 डेकेड्स के अंदर ना तरक्की तो की है उन्होंने, और अपने लोगों को गुर्बत से भी निकाला है, लेकिन उन्होंने किस हद तक तरक्की कर ली है, किस हद तक वो हाईटेक गुड्स को जो हैं वो बनाना शुरू हो गए हैं, और उसके ऊपर वो उनकी एक बहुत हद तक एक इजारादारी भी कुछ हद तक शामिल हो गई, बन गई भी है ना सिर्फ। लेकिन ये सिर्फ बनाने की हद तक नहीं है, जब उनको इन चीज़ों को बनाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए, कमोडिटीज़ को बनाने के लिए आपको एक ख़ास किस्म की सप्लाई चेन्स भी उस्तवार करनी पड़ती हैं, जिसमें पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल जो है वो चाइना के अपने अंदर से रॉ मटेरियल जाता है, और फिर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ये सप्लाई लेन्स और सप्लाई चेन्स इस्टेब्लिश की हैं, जो कि चाइना की तरफ जाती हैं, जो कि उनको अलाउ करती है कि जी अच्छा वो वहाँ पे एक हाई वैल्यू एडेड गुड्स बना के बाकी मार्केट्स के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो चाहे अफ्रीका से जो है वो मिनरल्स जा रहे हैं, या मेटल्स जा रहे हैं, या लैटिन अमेरिका से इस तरह की ये कमोडिटीज़ जा रही हैं, या और मुल्कों से ये इस तरह की चीज़ें जा रही हैं, ये सब जो हैं वो चाइना ने इस्टेब्लिश कर दिया। तो चाइना जो है दुनिया की एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन जो है, और साथ इसके साथ एक मर्चेंट नेवी जो है, वो अब उसको एक बहुत बड़ी मर्चेंट नेवी को कमांड करता है, जो कि उसको हेल्प करती है सब कुछ करने में। तो ये उन्होंने जितनी इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो इसके अंदर हम कहते तो हैं कि जी अच्छा ये तरक्की जो है ये सब कुछ पिछले 40 सालों के अंदर हुआ है, लेकिन 2001 के बाद इसमें बहुत रैपिड किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ आई है। तो वो जो है वो उसको देख के अमरीकी जो हैं वो बहुत हैरान और शशदर भी रह गए हैं। चाइना का रिस्पॉन्स जिसने आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ जो थी, जो मेरी अपनी रीडिंग है सारी चीज़ के अंदर, जो पहली चीज़ जिस पे उन्होंने देखना शुरू किया कि अच्छा चाइना क्या कर रहा है, वो उनका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जो है, जिसको, या BRI जो है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, जिसका हिस्सा CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उन्होंने एक प्लान अनफोल्ड किया था, जो कि दुनिया के जो ख़ासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ यूरोप के अंदर भी वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो थी, ये इन्होंने कहा ये डॉलर डिनोमिनेटेड होगी, ये चाइनीज़ अपनी करेंसी में नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जो हमने रिजर्व एक्यूमुलेट कर लिया, अब हम जाएंगे, अब हम चाइनीज़ जो तरीक़ाकार है काम करने का, और चाइनीज़ बिजनेसेस जो हैं उनको अब एक लिहाज से एक नई मार्केट्स भी मिल रही हैं, और वो जो हैं वो एक लिहाज से डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ को बढ़ाएंगे। तो चाइना ने इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो इनका इनिशिएटिव था वो ये था कि उन्होंने दुनिया भर में बेतहाशा ममालिक के अंदर उन्होंने पोर्ट्स बनाने शुरू किए, और उनकी बहुत स्ट्रेटेजिक किस्म की लोकेशंस हैं। उन्होंने हम्बनतोता में श्रीलंका में पोर्ट बनाया, उन्होंने गवादर के अंदर पोर्ट बनाया, उन्होंने सूडान के अंदर पोर्ट बनाया, उन्होंने जिबूती के अंदर पोर्ट बनाया। ये दोनों अफ्रीका की ईस्ट साइड है। फिर उन्होंने वेस्ट साइड के ऊपर जो है वहाँ पे उन्होंने सियरा लियोन में पोर्ट बना रहे हैं, वो वहाँ पे आई थिंक नाइजीरिया के अंदर पोर्ट बना रहे हैं। इसी तरह उन्होंने आप लैटिन अमेरिका में चले जाएं तो वो वेनेजुएला में पोर्ट बना रहे हैं, वो क्यूबा में पोर्ट बना रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्होंने इसराइल के अंदर 2 पोर्ट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये जो सारी की सारी लोकेशंस हैं ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। बल्कि एक एनालिसिस के मुताबिक तो ये है कि जी अच्छा चाइना ने ये लोकेशंस जो हैं वो सिर्फ ट्रेड के पर्सपेक्टिव से लोकेट नहीं की हुई है, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं उनको बनाया हुआ, बल्कि इसके लॉन्ग टर्म मिलिट्री एम्बिशंस भी हैं कि यहाँ पे अपनी नेवल बेसिस वो इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, और उसमें वो गवादर का नाम भी आता है, हम्बनटोटा का नाम भी आता है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये इसके ऊपर हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है, ये तज्जिया किया जाता है कि जी अच्छा चाइना ये ऐसा करेगा, लेकिन अभी तक हमें चाइना की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिली कि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। वो अभी जो चीज़ में इंटरेस्टेड है वो ये कि ये ट्रेड रिलेशनशिप, सप्लाई चेन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हों, और उनको जो एक्सेस है टू अदर मार्केट्स, उनके कैपिटल को, और वहाँ से जो रॉ मटेरियल निकलता है वो उसकी एक्सेस, ताकि वो अपनी जो हाई टेक
और वो ये सब कुछ बना सकें ताकि वो इस सब को यूरोप और यूएस में एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, उसमें अब इन जब ये सैंक्शंस लगी तो एक तो ये था कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसके अंदर बहुत सारे यूरोपियन ममालिक भी थे जो थे, जिसमें खासतौर पे इटली जिस तरह शामिल था। इटली जो था वो बीआरआई के अंदर शामिल था, लेकिन इटली जो है वो रिसेंटली बीआरआई के साथ से वापस निकल आया है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो यही अमेरिकन प्रेशर है कि जी अच्छा ठीक है, आप चाइना से अपने आप को डिसएंगेज करें और आप वापस वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर आए। तो ये चाइना ने इसका एक जो रिस्पॉन्स दिया वो ये कि जी एक तो उन्होंने टैरिफ्स इम्पोज किए, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कोशिशें करनी शुरू कर दी कि ये जो इनकी अपनी कंपनीज हैं वो चाइना के बजाय चाइना से निकल के किसी और जगह पे जाके अपना हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश करें, ताकि उनके ऊपर जो चाइना का लेबल लगा हुआ है वो उतर जाए। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जो अब सिंगापुर में इस्टेब्लिश, बल्कि चाइनीज़ वहाँ पे इतनी कंपनीज इस्टेब्लिश हो गई हैं कि उसके लिए एक अलग इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं सिंगापुर वॉशिंग, यानी कि वहाँ से एक लॉन्ड्री मशीन है जिसके अंदर से चाइनीज़ कंपनीज वॉश होके एज सिंगापुरियन कंपनीज जो हैं वो एक्ट करती हैं। अच्छा, सिंगापुर के अंदर, और मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हमेशा से ही हांगकांग की जितनी एक्सपोर्ट बताई जाती है वो तो हो ही नहीं सकती, वहां पे इतना कुछ बनता ही नहीं है, वो भी इधर से राउट होके जा रहा है। जी, लेकिन अब वो हांगकांग तो बाकायदा इसका हिस्सा बन गया चाइना का, तो वो उसके अंदर से वहां पे वो क्या कहते हैं वो वॉशिंग नहीं हो सकती जो कि सिंगापुर में हो सकती है। फिर ये होता है कि जी चाइना, अच्छा सिंगापुर में काम करने का चाइनीज़ को फ़ायदा ये है कि जी अच्छा चाइना के बारे में एक और जो तशवीश का लोग इज़हार करते थे कि चाइना का जो लीगल सिस्टम है वो उस तरीके से वेल डेवलप नहीं है, उसके अंदर वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है जो कि यूरोप के अंदर और यूएस के लीगल सिस्टम के अंदर है। तो ये एक खास सर्विस है जो कि इंटरनेशनल कैपिटल को प्रोवाइड की जाती है यूएस और ईयू की तरफ से, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जो लॉज हैं वो प्रिडिक्टेबल हैं, उसके अंदर आपको और जो केसेस होते हैं उनके बाद आप उसके अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस तरफ जाके मामला सेटल होगा। अल्टीमेटली कैसे होता है वो तो कोर्ट ने डिसाइड करना होता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रिडिक्शन होती है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री रही हुई है, वो चाइना के अंदर आपको नहीं मिलती। वो चाइना के अंदर आपको उसके अंदर एक मतलब एक इस तरह जो है आर्बिट्रेरीनेस नजर आती है। तो एक वहाँ से शिफ्ट हो गए कि जी अच्छा चाइना ने इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना शुरू किया हुआ है। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर जो है अपने लॉज को स्ट्रेंथन करने की मुसलसल कोशिश की। ये नहीं कि वो नहीं करे, वो कर रहे हैं, उस स्पीड से नहीं कर रहे जिस स्पीड से यूएस और ईयू चाहता है। जाहिर बात है उनके और इंटरेस्ट हैं, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं। तो एक सिंगापुर वॉशिंग जो है कि बहुत सारी कंपनियां निकल के जो हैं वो सिंगापुर में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही हैं, और वो कहती हैं कि हम सिंगापुर डोमिसाइल्ड कंपनी है और उनकी फैक्ट्रियां जो हैं वो चाइना में लगी हुई हैं वो, लेकिन सिंगापुर की कंपनी है। और इस लिहाज से वो जो अमेरिका ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर कि चाइना से चीज़ें ना आएँ, जो टैरिफ्स लगा दिए हैं उनको बाईपास किया जा सके। बल्कि अभी तो हमारे पास जो यूएस के अंदर कैंपेन हो रही है, प्रेसिडेंशियल कैंपेन, इसमें तो हमें एक जो और मुल्क जो इस जो कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो मेक्सिको है। और वहाँ पे जो चाइना की एक बहुत बड़ी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, वो BYD है उनकी, वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। तो BYD वहाँ पे और उनकी जो एक और कंपनी है चेरी, ये दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो मेक्सिको में बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे बना के वो यूएस की मार्केट को सप्लाई कर सकें और वो उन टैरिफ्स को बाईपास कर दें जो कि चाइनीज़ ओरिजिन व्हीकल्स के ऊपर लगे हुए हैं, जो अभी फ़िलहाल अमेरिका ने लगाए हैं। तो इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो वो उन गाड़ियों के ऊपर जो मेक्सिको से बनकर आएंगी, चाइनीज़ कंपनीज बनाएंगी, उनके ऊपर भी 60% टैरिफ लगाए। तो ये जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि ये वॉर जो है ना, ये जो कशीदगी जो है वो गहरी से गहरी होती जा रही है, इसके अंदर कोई पीछे एक स्टेप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो चाइना ने एक तो फिर यहाँ पे, और सिर्फ ये सिंगापुर और मेक्सिको नहीं है, फिर आयरलैंड जो है वो बहुत एक उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत लुक्रेटिव जगह उनको मिली है जहाँ पे वो अपनी कंपनियों को शिफ्ट कर रहे हैं, उनके हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर रहे हैं। कंपनियां फैक्ट्रियां तो शिफ्ट नहीं कर रहे, वो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियां उनकी चाइना में ही है, लेकिन उनके हेडक्वार्टर्स को आयरलैंड के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। हंगरी एक दूसरी एरिया जहाँ पे, और वहाँ पे भी उनका मकसद यही है कि थोड़ी सी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगी, तो हमारे पास EU की जो मार्केट है जिसमें कोई 450 मिलियन बंदा रहता है उसकी एक्सेस हमें मिल जाएगी। तो वो, और वहाँ पे EU के अंदर भी उन्होंने सैंक्शंस अमेरिकन प्रेशर में आके लगाई हैं कि वहाँ पे चाइनीज़ गुड्स के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं। लेकिन EU के अंदर लॉ ये है कि अगर वो प्रोडक्ट जो है वो EU के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो चाहे जो मर्जी कंपनी हो जाए उसके ऊपर वो टैरिफ्स नहीं लगेंगे। तो वहाँ पे भी ये कोशिश हो रही है कि जी अच्छा आयरलैंड के अंदर और क्या कहते हैं और हंगरी के अंदर जो है हम इन्वेस्टमेंट्स करें और यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करें। बल्कि हमारी जो हम सब पाकिस्तान में जानते ही हैं, टिकटॉक जो है वो, उसकी जो पेरेंट चाइनीज़ कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस।
ठीक है। तो बाइट डांस जो है वो एक्चुअली हेडक्वार्टर्ड है आयरलैंड के अंदर, और वो कहते हैं कि जी अच्छा हम मेरे ख्याल में आयरलैंड के अंदर या सिंगापुर, इन दोनों में से किसी एक के अंदर है, तो वो वहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है। तो वो कहते हैं कि जी अच्छा हम चाइनीज़ कंपनी नहीं, हम तो यहाँ पे डोमिसाइल्ड है, लेकिन उनके ऊपर यही आता है कि जी अच्छा आप ओरिजिनली चाइनीज़ है उनका। अच्छा, ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये हम कह देते हैं कि सिर्फ चाइनीज़ कंपनी है, इसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके अंदर इंटरनेशनल कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स हैं। यानी कि बाइट डांस के अंदर जो 60% शेयर हैं वो तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के हैं, ठीक है। तो वो जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो सिर्फ चाइना की नहीं हुई हुई, वो सिर्फ क्या कहते हैं चाइनीज़ कंपनीज़ की नहीं हुई हुई, या ऐसी कंपनीज़ की नहीं हुई हुई जिनका ताल्लुक जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से है। क्योंकि ये भी बहुत वेस्ट को, यूएस को और वेस्ट को जो है वो इस बात पे तशवीश रहती है कि जी अच्छा ये जो कंपनी है ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से है, तो इसके ऊपर अब वो नेशनल सिक्योरिटी और क्या कहते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी के जो केसेस बन सकते हैं, तो हम जो है इससे हमने इन कंपनियों से हमने दूर रहना है। तो वो वहाँ पे उसने बहुत एक कैपिटल को अट्रैक्ट किया। बल्कि हम ये जो इसमें एक जो इस ट्रेड वॉर का जो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा वो ये होगा कि जी इसके जो है इसके ऊपर बहुत सारे अगर जितनी गहरी होती जाती है तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए भी, ठीक है। तो एक तो ये कि जी अच्छा, एक तो उनके ऊपर प्रेशर होगा कि आपने ब्लॉक सेलेक्ट करना है कि आप किस ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं, आप चाइना के साथ हैं या आप क्या कहते हैं अमेरिका के साथ है, तो ये प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये कि जी अच्छा अमेरिका जो है वो सब लोग यही जो एनालिस्ट हैं अमेरिका के अंदर, बेशुमार इकोनॉमिस्ट जो हैं जो अमेरिका के अंदर ही काम करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो टैरिफ जो अमेरिका ने लगाने की कोशिश की है इसको कोई खातिर फ़ायदा नहीं हासिल होगा, और ये कि ये जंग जो है वो चाइना से जीत नहीं सकते, ठीक है। कि चाइना वो ये कर सकते हैं कि चाइना के साथ कोई कॉपरेट कर लें, कुछ चीज़ों के अंदर वो अपनी इंडस्ट्री को जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि चाइना को वो टैरिफ्स लगा के चाइना को इस बात पे डिस्करेज कर देंगे कि जी वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करना छोड़ दे, अपनी सोलर इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करना छोड़ दे, तो ये वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि जी अच्छा जब अमेरिका टैरिफ लगाता है तो एक दुनिया जो ट्रांजिशन कर रही है क्लीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, उसके अंदर वो रुकावट डाल रहे हैं बनस्बत किसी और चीज़ के ऊपर। तो एक लिहाज से तो ये देखा जाए कि जब चाइनीज़ जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडाइज करते हैं तो वो एक ग्लोबल ट्रांजिशन जो हो रही है इकोनॉमी के अंदर उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं कि सोलर पैनल्स अब पाकिस्तान के अंदर लगते हैं और वो सस्ते इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो चाइना के अंदर उसको सब्सिडी मिली हुई है। तो इससे तो हमारा फ़ायदा हो रहा है या और मुल्कों का फ़ायदा हो रहा है जो कि चाइनीज़ पैनल्स को लेकर आ रहे हैं। और इसमें चाइनीज़ का जो कॉस्ट का एडवांटेज है ना वो बहुत मैसिव है। चाइना की प्रोडक्शन की वजह से जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, मसलन सोलर पैनल्स हैं, उनकी कॉस्ट तकरीबन 80% कम हो गई है। जो ऑफशोर टर्बाइंस हैं उनकी कॉस्ट कोई 70% कम हुई है। जो ऑनशोर टर्बाइंस हैं, ये मैं विंड मिल्स की बात कर रहा हूँ, विंड टर्बाइंस जो हैं उसमें तकरीबन 37 या 47% का फ़र्क है, मुझे एग्जैक्टली अब फिगर भूल रही है, इसकी प्राइस कम हो गई है। इसी तरह हमारे पास जो बैटरीज़ हैं, कार बैटरीज़ हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर बैटरीज़ हैं, उनको एनर्जी स्टोर करने के लिए उनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि जी चाइना के पास लेबर सस्ती है, वो इस वजह से है कि चाइना ने इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत हेविली इन्वेस्ट किया है। तो चाइना जो है वो इसका एक जो कमिंग बैक टू जो मैं पहले बात कर रहा था किसी कॉन्सिक्वेंसेस थर्ड वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, कि आप ये देखेंगे आने वाले मुल्कों के अंदर कि चाइनीज़ कैपिटल जो है ना वो अब चाइना से बाहर निकल के, मेरे ख्याल में मेरी अपनी रीडिंग ये है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं, या जो उनका उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव आ गया है या उसके अंदर जो स्लो डाउन हुआ है, वो आप देखेंगे कि चाइनीज़ जो हैं वो ऐसे एवेन्यूज़ को ढूंढेंगे जहाँ पे ऐसे मुल्कों की तलाश में रहेंगे जहाँ पे वो अपनी कंपनियाँ इस्टेब्लिश करके उन सैंक्शंस को, उन टैरिफ्स को बाईपास कर सकते हैं जो कि अमेरिका ने उनके ऊपर लगाई हैं, ठीक है। या EU ने उनके ऊपर लगाई हैं, ताकि वो उन मार्केट्स को दोबारा एक्सेस कर सकें पहले की तरह। तो इसी तरह हमारे पास अमेरिका की तरफ प्रेशर होगा कि अमेरिका जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ कर तो रहे हैं, ठीक है, और जो हाई वैल्यू एडेड के अंदर उनकी तरफ है कि जी वो सोलर पैनल्स के अंदर, चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो लेके वापस इसको लेकर आएँ, तो वो कोशिश तो उनकी भी कोशिश ये होगी, लेकिन इसके लिए भी उनको एक रॉ मटेरियल चाहिए होगा, एक नए अजीज तरीके से उनको एक सप्लाई लाइंस इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी अपनी री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो उनके अब एक कॉन्टैक्ट जो होगा, जो एक नई डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप आएगी,
वो इमर्ज करेगी, यूएस की भी विद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो ये दोनों जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो एक प्रेशर में भी रहेंगे कि उनको किस साइड से लेना है, और उनको एक तरीके से फ़ायदा भी हो सकता है कि जी अच्छा, अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो इन दोनों मुल्कों को चाहिए तो वो उससे बेच के कुछ उसको दे के वो कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है टाइम के साथ साथ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस तरह की बातें सुन के आपसे भी और वैसे भी जो इस वक्त हम तज्जियाकारों से सुनते हैं, ऐसे लगता है जैसे एक शिफ्ट आने लगा है दुनिया में। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शिफ्ट इवेंचुअली, तो ज़ाहिर है चीज़ें स्टेगनेंट तो रहती नहीं है, तो वो शिफ्ट आए, लेकिन वो अभी फौरी तौर पे ना आए, वो बड़ा लेट आए। और उसकी वजह ये है कि जो इनर्शिया है, इस इनर्शिया के पीछे भी जो है वो देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। मतलब एक तरफ हम अगर अमेरिका की बात करते हैं, जिसने R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और इंडस्ट्री तकरीबन अपने मुल्क से निकाल दी, अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं आने की। उसकी वजह से उनको एक ही नुकसान हुआ कि चाइना ने जितनी तेज़ी से तरक्की की वो शायद ना कर पाता अगर अमेरिका ऐसे ना करता। हाँ, ऑन दी अदर हैंड अमेरिका को ये फ़ायदा हुआ कि मतलब, और अमेरिका ने इसके अलावा भी एक नुकसान उठाया कि आप ये देखें कि कोविड में चाइना, कोरिया, जर्मनी, मतलब ऐसे तमाम ममालिक जहाँ पर इंडस्ट्री थी, वहाँ पर लोग बड़े रेजिमेंटेड थे। उनको जब ये बताया गया कि आपने घर से नहीं निकलना, तो उन्होंने नौकरी समझ के वो घर से नहीं निकले। वहाँ पर नुकसान कम हुआ बनिस्बत ऐसे मुल्कों के जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं थी। उन्होंने तजर्बे किए, वो फिर मरे, सारा कुछ। तो वो भी एक नुकसान उठाया अमेरिका ने। बट ऑन दी अदर हैंड अमेरिका के पास ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वैसे ये बहुत बारीक बात की आपने, वेरी इंटरेस्टिंग। ये अली मलिक साहब की थियरी है। अच्छा, हाँ, अच्छा। लेकिन इसके अलावा जो है एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि अमेरिका के चैलेंजेस अपनी जगह, अमेरिका को एक ये फायदा भी है कि जिस मसले पे चाइना इस वक्त फंसा हुआ है, अमेरिका नहीं फंसा हुआ। मतलब R&D एक ऐसी चीज है कि आप करते चले जाओ, कभी भी ये नहीं होगा कि अब आपने ज्यादा कर लिया। ठीक है, चाइना पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन गया। उसके पास अब जो चैलेंजेस हैं वो इस किस्म के हैं कि उन्होंने जितनी रेलवे की पटरी बिछानी थी अपने मुल्क में बिछा ली है। अब वो पता नहीं कितने हजार टन या कितने लाख टन सालाना पटरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि उनके पास बिछाने की जगह ही नहीं है। हाँ। ठीक है, अब वो मतलब अगेन उन्होंने कभी जिंदगी में मिलिट्री फायदा उठाना है, पूरी दुनिया को एंगेज करना है, तो ये तो पता नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है या वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उनको पूरी दुनिया की इसलिए भी जरूरत है कि उन्होंने पटरी कहीं तो देनी है। हाँ, अमेरिका के ये मसाइल नहीं है। हाँ। सो अगेन इस वक्त जो ये दोनों का डायनामिक है, ये बड़ा इस किस्म का है जो कई साल या कई दिहाइयां ऐसे ही चल सकता है। मतलब अमेरिका की बाइंग पावर जो है वो अभी अमेरिकियों की, वो अभी कोई दुनिया का मुल्क मुस्तकबिल करीब में रिप्लेस नहीं करने जा रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने जा रहा। नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। देखें, एक जो हम बहुत सारे हमारे यहाँ जो है ना कि जी वो अमेरिका के अंदर थोड़ा सा क्राइसिस आता है तो कहते हैं बस डूब गया और ये होने लगा और चाइना चढ़ गया, और चाइना जो है वो बस देखें जी फलानी कंट्री ने अपनी जो रिजर्व्स हैं वो रेनमिनबी में रखने, चाइनीज़ करेंसी का जो नाम है रेनमिनबी या चाइनीज़ युआन, तो वहाँ पे रखने शुरू कर दिए और ग्लोबल ट्रेड जो डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। ये मतलब ये जज्बाती बातें हैं, इनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये बात भूल जाते हैं ये समझने, ये सारी बातें करते हुए कि जी अच्छा, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, अमेरिका एक ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। वो फंक्शन क्या है? हम ये कहते हैं कि जी अच्छा, डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में ट्रेडिंग, क्योंकि अमेरिका ने धौंस और धांधली से और क्या कहते हैं बंदूक के जोर के ऊपर, वो होगा बंदूक के जोर के ऊपर, यकीनन हम उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ बंदूक की जोर के ऊपर नहीं है। ये अरेंजमेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के फायदे के अंदर भी है। वो फायदा क्या, खास तौर पे 70 की दिहाई के बाद जो है वो फायदा क्या है कि 70 की दिहाई के बाद यूएस का जो रोल है ना दुनिया के अंदर, वो एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का रोल आया है। वो रोल क्या है? वो ये कि जी अच्छा, यूएस अलाउ करता है कि जो हमने जिस तरह पहले भी बात की कि कुछ कंट्रीज़ के ट्रेड सरप्लसेस हैं, ये जो बहुत कुछ कंट्रीज़ का नाम आपने अभी लिया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, ये वो कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं और क्या कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ भी। चाइना जो है वो उसमें पर कैपिटा इनकम वो लेवल नहीं है जो साउथ कोरिया के अंदर है। तो चाइना की इकोनॉमी चाहे दूसरे नंबर पर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो उतनी नहीं है जो कि साउथ कोरिया की है या जापान की है या आप जर्मनी की कह लें। तो चाइना भी एक लिहाज से, चाइना और वियतनाम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और ये कंट्रीज़ जापान हो गया, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये ट्रेड सरप्लसेस रन करते हैं।
यानी कि इनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इनकी इंपोर्ट से ज़्यादा होती है, और सिर्फ ज़्यादा नहीं होती, अच्छी खासी ज़्यादा होती है। तो ये एक लिहाज से डॉलर के करेंसीज को डॉलर को के रिजर्व जो हैं वो अपने कंटिन्यूसली बिल्ड करते आते हैं। अच्छा, ये जो आइडिया है ना कि जी डॉलर के जो है वो बिल्ड करते आते हैं, ये बहुत क्या कहते हैं, इसलिए बहुत कमाल के कंट्रीज हैं, ये इतनी सादी सी बात नहीं है। आपको जब ये इनको डॉलर के रिजर्व बिल्ड करने हैं ना, तो किसी और को इनको सरप्लस में जब रहना होता है ना, ट्रेड सरप्लस में, तो किसी ऐसे मुल्क, कोई ऐसे ममालिक भी होने चाहिए जो कि डेफिसिट में, ठीक है। वो ममालिक जो है ना डेफिसिट में, वो बेसिकली मुल्क एक ही है, और वो है अमेरिका, जो कंसिस्टेंटली ट्रेड डेफिसिट्स को रन करता है ताकि ये कंट्रीज जो हैं, जो इनकी इकोनॉमीज जो हैं वो सरप्लसेस को एक्यूमुलेट कर सकें। अच्छा, वो एक्यूमुलेट होती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपने डॉलर एक्यूमुलेट कर लिया तो आपने उसका कुछ तो करना है ना। वो चैनल बैक होता है अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका के अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका के अंदर एसेट्स की बाइंग है, जो ये सारे मुल्क करते हैं। वो चाहे अमेरिका की ट्रेजरीज खरीद रहे हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट का पेपर खरीद रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल स्ट्रीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे अमेरिकन कंपनियाँ खरीद रहे हैं, अमेरिकन रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये एसेट्स जो हैं, तो अमेरिका की इकोनॉमी ने इस ट्रेड सरप्लस को एब्जॉर्ब कर लिया डेफिसिट्स करके, और फिर ऐसे एसेट्स भी प्रोवाइड किए कि जो कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो खरीद सके, ठीक है। तो ये इकोनॉमी, ये जब आप इसको इस तरीके से देखते हैं ना, तो ये सारी इकोनॉमीज जो है ना, ये आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो इससे ये कहते ना कि ओहो जी चाइना जो है वो बाजी ले गया और वो तो उसने थल्ले ला देना उन्हें अमेरिका नू, ऐसी कोई बात नहीं। चाइना अफोर्ड ही नहीं करता कि अमेरिका लगा जाए। वो चाइना भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि अमेरिका लगा जाए, और अमेरिका भी नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता ये को लगा जाए तो इसमें ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, चाइनीज और यूएस इकोनॉमीज के लिए तो तबाही होगी, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा तबाही है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि चाइनीज इकोनॉमी फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी के अंदर नहीं डिपेंडेंट, उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स है जो उन्होंने एस्टैब्लिश की हुई है, कि वो सारे के सारे रॉ मटेरियल जो है वो चाइना की तरफ जाएंगे और फिर वो जाके उससे वो प्रोडक्शन करेंगे और वो चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा, इसमें एक और जो वो एक लिहाज से आप ग्लोबल पब्लिक गुड जो सप्लाई करते हैं, जिसका मैंने पहले भी इंडिया दिया, वो ये कि जी देखें, जब चाइनीज़ एसेट्स जो ये सरप्लस कंट्रीज़ हैं, जो चाइना हो गया, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम वगैरह, ये लोग जब अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके वहाँ से एसेट खरीद रहे हैं, तो फिर एक लीगल सिस्टम भी होना चाहिए जो कि उन एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और आपके पास ये ना हो कि जी अच्छा कोई अमेरिका के अंदर उठ के, मतलब हमारे यहाँ जैसा ज़मीनों पे कब्जा हो जाता है, और फिर क्या कहते हैं, और ज़मीनों पे कब्जा करने वाले सिर्फ माशाल्लाह से इंसान नहीं होते, इदारे भी होते हैं, वो ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं। कोई पता नहीं हुकूमत ने आपके साथ झगड़ा हो गया, उन्होंने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तो फिर लीगल सिस्टम के पीछे आप लगे रहते हैं, कई दिहाइयाँ यहाँ पे केसेस चलते रहते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते। तो वो क्या कहते हैं, तो वहाँ पर ऐसा सिलसिला नहीं है, वहाँ पे जो फैसले जो हैं वो टाइमली आ जाते हैं। तो ये एक ग्लोबल पब्लिक गुड है जो कि वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर, अच्छा, अब इसके अंदर जो उनकी जेक सलिवन जो है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो ही इज ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने पिछले साल ये कहा कि जी अमेरिका के ऊपर फिलहाल 4 चैलेंजेस हैं। जो उन्होंने चैलेंजेस, 3-4 चैलेंजेस का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जी एक तो जो हमारी हॉलोइंग आउट हो गई ना इंडस्ट्रियल बेस की, यानी कि इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट कर गई, हमने उसको वापस लेकर आना है। हमने जो इनइक्वालिटी जो बढ़ गई है ट्रेड की वजह से, हमने उसको लेकर वापस आना है। और एक जो उन्होंने सबसे बड़ा कहा था कि जी अच्छा हमारे पास जो जब चाइना के साथ जो एंगेजमेंट है वो हमने नेशनल सिक्योरिटी की डायमेंशन में करनी है। तो इसमें जो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें ना, ये जंग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। यानी कि इसमें अभी तो यही है ना कि टैरिफ्स लगा रहे हैं एक दूसरे से, इधर उधर कैपिटल एक्सपैंड कर रहे हैं, इससे निकल के जा रहे हैं। जैसा आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि चाइना जो है वो अपने यहाँ रेल की पट्टियाँ बिछा चुका है, तो अब उस कैपिटल को चाइना से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो अब वो ML1 भी कहते हैं कि जी अच्छा हम आपके यहाँ बिछा देंगे, और उन्होंने अफ्रीका के अंदर कोई 10,000 किलोमीटर लंबी जो उन्होंने रेल की पट्टियाँ बिछाई हैं, वो यही चीज़ें जो हैं वो और मुल्कों के अंदर भी प्रॉमिस कर रहे हैं। तो उस कैपिटल को भी अब चाइना से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास चाइना के अंदर कुछ इतने प्रोडक्टिव एवेन्यूज नहीं रह गए कि जी जहां पे वो उसकी खपत हो सके। तो ये जंग जो है ना, ये बहुत सीरियस हो जाएगी अगर अमेरिका ये डिसाइड कर ले कि ये जो मैंने उसका रोल ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ट्रेड एज अ ट्रेड डेफिसिट कंट्री, फिर ये कि ऐसे एसेट प्रोवाइड करना, और वो कहे कि मैंने ये रोल जो है ना ये अब मजीद नहीं करना, इससे मैंने अब अपने आप को पुश बैक कर लेना, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि जी अच्छा ग्लोबल रिजर्व करेंसी कैसे होगी, जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर आ रही है एसेट्स के अंदर, उसको किस तरीके से डील किया जाए, उसको रोका जाए, या उसको क्या कहते हैं, ये ट्रेड डेफिसिट्स हमने रन करने हैं। तो तो अगर ये अगर फर्ज करें वो इतना ही फैसला कर लें कि हमने ट्रेड डेफिसिट नहीं रन करने, ठीक है, तो इस पर तबाही फिर जाएगी इन सारी इकोनॉमीज के अंदर।
ठीक है। और ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहते हैं, इसमें सिर्फ चाइना के साथ उनकी एक राइवलरी है, लेकिन साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान जो हैं, ये इनके बहुत क्लोज एलाइज हैं। ठीक है। तो ये तो इनके अंदर तो वो उनके अंदर जो है वो अगर उन इकोनॉमीज के अंदर भी वो अगर वो ऐसे इकदाम लेते हैं जिसकी वजह से इन इकोनॉमीज के अंदर हलचल आए, तो अमेरिका जो है वो एक बहुत किस्म की मुश्किलात से जो है ना दुनिया को दो चार कर देगा। आया वो करते हैं या नहीं करते, ये अब देखने वाली बात है। ठीक है। आप सही कह रहे हैं कि जी ये मुमकिन है, मेरे ख्याल में जो आपने बात की है उसमें वजन है कि ये मुमकिन है कि ये जो टुक टुक चल रही है, थोड़ी बहुत खटपट हो रही है, ये इसी तरह से चलती रहे, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत मेजर किस्म की डेवलपमेंट्स नहीं है, लेकिन ये अब हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि ये मतलब चाइना जो दुनिया की फैक्ट्री बना है, और ये जिस तरह से 40 साल में जो उसने लाजवाब किस्म की तरक्की की है, इसमें भी इनिशियल कैपिटल आया कहाँ से? मतलब ये रॉकरफेलर्स वगैरह जो है सारे इन्होंने ही कैपिटल प्रोवाइड किया ना, जो कि अमेरिका की बड़ी, आप उनको नोटोरियस फैमिलीज या कंपनीज कह लें, या मतलब उनकी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज या कंपनीज कह लें, तो मतलब बात फिर वो ये है कि पीछे चलाने वाले जो हैं वो मतलब, हाँ मतलब ये वो निजाम दरम बरम होना अफोर्ड कोई भी नहीं करता, अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता। और ये कि देखें, ये इस सारी जो अब अगर हम देख लेना कि जी अच्छा इस सारे निज़ाम के अंदर सबसे बड़ा इंटरेस्ट विद इन यूएस क्या है, तो वो एक है कि जी अच्छा सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो वॉल स्ट्रीट है। भाई वो इतना पैसा जब आ रहा है सारी दुनिया से, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये और सिर्फ अमेरिका नहीं एक लिहाज से ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इंग्लैंड भी यही फंक्शन परफॉर्म करता है। जो दोनों इकोनॉमीज मिलकर एक ट्रेड डेफिसिट रन करती हैं और फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंग्लैंड के अंदर भी आ रही है एसेट खरीदने के अंदर, और ये यूएस के अंदर भी आ रही है। तो ये दोनों मुल्क जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक लिहाज से, उसके अंदर बहुत लंदन की जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट है और प्लेयर्स हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है कि ये सिस्टम इसी तरह, वो दे बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम इट। और वॉल स्ट्रीट जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। अब मैं इसको किसी कंस्पिरेसी थ्योरीज के अंदर नहीं जा रहा, जाहिर बात है जब वो पैसे अंदर आते हैं तो वो पैसे बनाते हैं और कमीशन लेते हैं, जो भी ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर उनके, और बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम कोई मिलियंस और बिलियंस की बात नहीं कर रहे जिसमें ये ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये मनी फ्लो करती है और उसके ऊपर पैसा बनता है। तो इसी तरह दूसरा उनकी एक जो है क्या कहते हैं, मतलब एक एनालिस्ट के मुताबिक जो उनके पास एक और जो बड़ा ग्रुप है वो उनकी फॉरेन रिलेशन और जो उनकी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो क्या कहते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड है कि जी अच्छा ये निज़ाम जो है वो इसी तरीके से चलता रहे। तो यस, यूएस के अंदर जो है जो ये तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर मुहरिकात ये हैं कि जी अच्छा इस सारे के सारे सिस्टम को, ये दुनिया के बहुत सारे लोग ये बात समझते नहीं है, लेकिन दुनिया की जो रिजर्व करेंसी है अगर डॉलर, तो इससे यूएस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इससे ग्लोबल दुनिया को फ़ायदा है, इससे ये जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना जैसे मुल्कों को, वियतनाम जैसे मुल्कों को फ़ायदा है। लेकिन इससे क्या कहते हैं अमेरिका की अपनी इकोनॉमी को, या उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, ख़ासतौर पे जो उसके अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उनको को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, उनके वर्कर्स, स्मॉल बिजनेसेस, इनको को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो चाहेंगे कि जी अच्छा ठीक है यहाँ से ये चीज़ें निकल के ये वापस ये रोल अगर अमेरिका ना अदा करे तो वो इंटरनली अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। तो वो क्या कहते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं अगर अमेरिका इसकी तरफ जाता है, इसकी तरफ कोई सीरियस इकदाम लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा अब जो है ना अब बाकी गेम ऑन होने वाली है। तो ये अब हमें, जैसा मैं पहले कहता हूँ, हमें देखना पड़ेगा कि ये होगा कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब जरा हम थोड़ा सा ना बीच में अपने आप को फिट करते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, आपको पता है कि ये हमें बड़ा शौक है हाँ, कि दुनिया में कुछ भी हो रहा ना बीच में पाकिस्तान फिट होना चाहिए। सर एक तो चीज़ ये है कि तमाम पाकिस्तानियों तक मेरे ख्याल में ये बात किसी तरह पहुंचनी चाहिए कि ये जो अमेरिका और चाइना की जंग है, इसमें अगर आप चाइना से पूछेंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहेगा कि एप्पल का जो पेटेंट है ना वो एलए से या कैलिफोर्निया से बीजिंग ले आओ। और आप अमेरिका से पूछेंगे तो वो कहेगा कि ओएनई का जो पेटेंट है ना वो बीजिंग से कैलिफोर्निया ले आओ। कोई एक दूसरे की जमीन पे कब्जा नहीं करना चाह रहा, अब किसी को नहीं चाहिए जमीन। ये प्लॉट वाला चक्कर ना सिर्फ पाकिस्तान में चल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये जिस तरह से आपने कहा ना कि टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिका ने चाइना के ऊपर, अब पाकिस्तान की आपको पता है कि हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती है चाइना के साथ। लेकिन यहाँ पे टेक्सटाइल वालों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है झोलियां उठा उठा के दुआएं करते कि ट्रंप आ जाए और इन पे पाबंदी लगी रहे,
क्योंकि जितनी अमेरिका चाइना पे पाबंदी लगाएगा उतने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। ये बात सही है बिल्कुल। तो ये कॉलो फेल में जिस तरह कहते हैं वराइट साहब, तजाद। अच्छा देखें, ये अब पाकिस्तान के लिए जो है ना वो गंभीर सिचुएशन है असल में। कुछ हमारे फैसले हैं उस तरह के जी, अच्छा हमने मेरे ख्याल में अपना वो कुछ होमवर्क और उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे। मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारा एक फैसला था कि हमने सीपेक के अंदर शामिल होना और हमने इतनी बड़ी तादाद में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, तो हम इस बात को नहीं उस वक्त एस्टिमेट कर पाए कि इसका हमारे जो बाकी ताल्लुकात हैं ख़ासतौर पर अमेरिका के साथ, या उसके ऊपर क्या असर होगा और अमेरिका इसको इन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देखेगा। क्योंकि हम हमेशा जो है, अब हमारे पास मसला ये था कि जी 2012 के बाद से, जब से वो बिन लादेन का वाक़या हुआ था, तो उसके बाद से एक जो है वो मुसलसल कम हो गई और फिर अमेरिका जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर शामिल हो गया कि लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर उसने अमल करना शुरू कर दिया कि जी अच्छा उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉ करना है। ये बात बहुत अच्छे से चल रही थी, तो वो इस रीजन से भी जा रहा था। उसके ऊपर हम शादियाने बजा रहे थे कि जी अच्छा देखो देखो हमने अमेरिका को भी भगा दिया। और ये था कि जी अच्छा अब हमारे पास सीपेक जो है वो इमर्ज करेगी, वो सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब उस अच्छा अब इसके अंदर बहुत सारी जो थी ना, ये जब 2014 के अंदर, बल्कि हमारी पिछली वीडियो के ऊपर किसी ने कमेंट भी किया कि वाक़े के बाद सब अक्लमंद हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, तो तज्जिया करने लग जाते हैं, तो जब हो रहा होता है तब क्यों नहीं बयान करता है। भाई वो सीपेक के बाद, सीपेक के अंदर तो खासतौर पर मसला था, जब हो रहा था तो किसी को कोई डिटेल पता ही नहीं थी। वो तो IMF के पास गए हैं 2019 के अंदर, तो IMF ने कहा कि जब तक हमें डिटेल्स नहीं दोगे तब तक हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो अब फिर उनकी रिपोर्ट के अंदर से चीजें सामने निकल आनी शुरू हुई कि जी कहां से आए थे, कुछ वहां से लोगों ने किया, फिर प्रेशर बढ़ा गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन्होंने चीजें रिलीज करना शुरू कर दी। फिर पब्लिक के अंदर चीजें आई, तो वो डिटेल आई बहुत बाद में। अच्छा उसके अंदर अब ये था कि जी अच्छा वो शुरू में $46 बिलियन का बनना था, फिर वो $57 बिलियन का प्रोजेक्ट, फिर वो $63 बिलियन के अंदर, और उसके अंदर आपकी सड़कें बननी है, री इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है। हम बहुत तफसील से इसे पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो हमारे देखने वाले जो हैं वो नाजरीन वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी, अब जब लेकिन हमने इसमें ये कहा कि हमने फुली तौर पर चाइनीज़ एम्ब्रेस के अंदर जाना है, यानी कि अब आप क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जी अच्छा चाइना आपको जफ्फी डालने के लिए तैयार है। BRI उसका एक ग्लोबल स्केल के ऊपर इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है और उसके अंदर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बन रहा है सीपेक के अंदर, जिसको वो फ्लैगशिप कह रहे हैं। आप तो शादियाने बजा ही रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये हमारा फ्लैगशिप है, तो उसकी सक्सेस को हमने करना है। अच्छा वो उसमें ये था कि जी इसमें हमने ये नहीं देखा कि जी अच्छा हमारे पास इसका ग्लोब, तो जब हमने जैसा पहले भी किया था, माइक पॉम्पेओ ने 30 जुलाई 2018 को बयान दिया कि जी अच्छा हम नहीं चाहते कि जी हमारे पैसों से, IMF के पैसों से जो है वो चाइनीज़ लोन्स जो है वो करें, और इसके ऊपर हम कंसिस्टेंटली उस सिग्नल को मिसरीड करते गए। तो अब हमारे पास जो है ना, और एक लिहाज से अब ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अच्छा ये सिर्फ इकोनॉमिक और ट्रेड वॉर नहीं है, देयर इज अ न्यू डेवलपिंग कोल्ड वॉर। ठीक है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी, कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, दिस इज द न्यू कोल्ड वॉर, और उसके अंदर आपने कैंप्स चूज करने। देखिए मेरी जाती रीडिंग ये है कि जी हमें क्या कहते हैं, हमने जो है ना अपना 77 साल का एक एक्सपीरियंस देख लिया कि जी हमने कोल्ड वॉर के अंदर एक साइड ले ली, और उसके बाद हम जो है उससे हमें कितने फ़ायदे हुए, कितने नुकसानात हुए, और हम मुसलसल उसके पीछे और हमारी डिपेंडेंसी भी उस US के ऊपर, उस इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ से पैसे आते रहते तो हम बड़े खुश रहते हैं, जब पैसे नहीं आने बंद हो रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में चली जाती है। तो हम क्या कहते हैं, और अब हमारे पास अगर स्ट्रैटेजी यही है ना कि अब हमने दोबारा से एक साइड सेलेक्ट करनी है, और हमने दोबारा से अब हमने चाइनीज़ कैंप में चले जाना है, क्योंकि चाइनीज़ एम्ब्रेस जो है वो हमारे पास जो है वो अब हमें निजात दहिंदा साबित होगी, है वो तो ऐसी बात नहीं है। अगर हमने साइड चूज करनी है तो फिर हम जिस मर्जी साइड पे चले जाएं वो लॉस ही है। तो हमें मेरे ख्याल में बहुत सीरियसली बैठ के, मेरा जाती ख्याल ये है कि हमें बहुत सीरियसली बैठ के इस बात पे सोचना चाहिए कि हम एक न्यूट्रलिटी की तरफ जाएं। आपकी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल रहनी चाहिए, उसको इन साइड्स के ऊपर। ठीक है आप चाइना के साथ अपने शहद से मीठे और समुंदर से गहरे और हिमालय से ऊंचे ताल्लुकात रखें, और आप US के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंस है, आपकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, वो भी डिपेंडेंस रखें, उसको डीपन करें, इन दोनों के साथ टाइज बनाएं। लेकिन आप साइड्स मत लें, इन दोनों को बहुत डेफ्टली, बहुत क्लेवरली, बहुत इंटेलिजेंटली आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मसला सारा है कि उसके लिए आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना है ना। अच्छा अब हमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जी अच्छा हमें बहुत सारी और चीज़ें भी हो रही हैं जिसकी वजह से हमें अमेरिका की ज़रूरत है, हम चाहे उस बात को पसंद करें या ना करें। मतलब फॉर एग्जांपल हम जो बात करना चाहते हैं कि जी अच्छा हम ये बात आपने और मैंने पहले भी की हुई है कि हम हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। अब उसके अंदर
वो मशहूर है खबरें, क्योंकि वो कभी पब्लिकली तो कहीं नहीं कि जी किसी पुराने चीफ ने जाके जर्नलिस्टों को बहुत सारी बातें भी की थी और ये वो फलाना, हम उस डिटेल में नहीं जाते, हमने भी सुनी हुई हैं वो बातें। लेकिन एक थिंकिंग ये डेवलप हो रही है कि अच्छा इंडिया के साथ आपको हालात ठीक करने हैं, इंडिया के साथ आपको दोस्ती करनी है, ये वो आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है। आपके जो ममालिक हैं, फ्रेंडली ममालिक हैं, ख़ासतौर पे जो मेरे ख्याल में मेरी अपनी रीडिंग ये मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो भी इस बात पे प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पिछले 10 सालों के अंदर टाइज जो हैं इंडिया के साथ मजीद गहरे हो गए हैं और इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो ज़्यादा डीपन हो गए हैं। तो एक प्रेशर वहां से भी है कि भाई आपने जो इंडिया के साथ लड़ाई शुरू की हुई है और जो आपकी मुसलसल कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है, इसको बंद करें, इसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। ये काम हमसे अकेले नहीं हो सकता। ठीक है, हम इंडिया को जो मर्जी तसल्ली दे दें, हम या जो मर्जी हम दावे कर लें कि जी अच्छा ठीक है अब हमारी तरफ से कुछ, या हमारी हम तो कभी भी नहीं करते, लेकिन हमारी तरफ से लोग जो हैं वो कुछ हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हमने कर दिया, हम जितने मर्जी दिलासे देते हैं, लोग इंडिया जो है वो इसको नहीं मानते। तो इसके लिए हमें एक इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर की ज़रूरत है, एक ऐसे मिडिल पर्सन की ज़रूरत है, मिडिल इंडिविजुअल की ज़रूरत है, कंट्री की ज़रूरत है जो कि हमारे बिहाफ के ऊपर ये गारंटी दे सके कि जी अच्छा ठीक है हम कि ये जो इस बार जो ये बात कर रहे हैं ना, तो दे आर रियली सीरियस अबाउट दिस। ठीक है, वो मुल्क चाइना नहीं हो सकता। ठीक है, वो मुल्क सऊदी अरब नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट इनफ कि सऊदी अरब ये बात करे या यूएई ये बात करे, आपको इससे बड़ा मुल्क चाहिए। वो मुल्क जो है ना फिलहाल अमेरिका हो सकता है। तो आपको अमेरिका चाहिए इंटरलोक्यूटर। मतलब हमारे पास तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जितनी दफ़ा अमेरिका गया है, जहां भी बात किया, बार बार उसने यूएन के फोरम के ऊपर बात की, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात हुई कि जी अच्छा हमारा कश्मीर का मसला सॉल्व करा दें, तो हम तो दोस्ती करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारी दोस्ती आप कराएं, को बातचीत कराएं। तो बार बार एक हम उनसे क्या कहते हैं ऑफिशियली ये डिमांड कर चुके हैं कि जी आप हमारे बिहाफ पे मीडिएट करें, इंटरलोक्यूटर आप हमारे बने। तो हमारा तो ऑफिशियल स्टांस ये रहा है कि तो हमें उसकी ज़रूरत होगी कि हमारे बिहाफ पे ऊपर कोई गारंटी दे सके कि अब जो ये बात करेंगे ठीक है। वो मुल्क चाइना नहीं हो सकता, वो मुल्क अमेरिका हो सकता है। तो अब आपको इस जो नई कोल्ड वॉर डेवलप हो रही है और ये किस हद तक गहरी होगी, किस हद तक नहीं होगी, इसके अंदर आपको जो है ना एक साइड्स नहीं चूज करने की बात करनी, आपको एक बहुत संजीदगी के साथ मेरे ख्याल में न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहिए। और एक और मैं आखिरी बात कहती हूँ, देखें हमने ये बात कर दी, अपना एनालिसिस तज्जिया दे दिया, अपनी रीडिंग दे दी, हम गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, एक आउटकम जिसके ऊपर हमने बात नहीं की वो ये भी होता है ना कि देखें ये फर्ज करें कशीदगी बढ़ जाए और इससे दोनों इकोनॉमीज को नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं कि यार ये कशीदगी जो है, ये ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक वॉर जो हम कर रहे हैं, कोल्ड वॉर, ये तो इससे दोनों ही नुकसान में जा रहे हैं। तो हम आपस में बातचीत करके मामला सेटल कर लेते हैं। वो मामला सेटल कर लें और आपने साइड ली हुई तो आप किधर जाएंगे? ठीक है, तो हमें जो है ना ये चीज़ें मेरे ख्याल में इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यही है ना कि जी अच्छा आप कोई अपना घर जो है वो ठीक कर लें, कोई यहाँ पे सियासी मामला, इकोनॉमी के ऊपर जो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है वो किसी तरीके से हो जाएं, कुछ सियासी मामला सेटल हो जाएं। ये जो हमने हर वक्त जो है वो एक अफरा तफरी की सिचुएशन, मतलब आप देखें पाकिस्तान को कोई बाहर से देख रहा हो, कोई बाहर का मुल्क देख रहा है, खप भी पड़ी रहती है, मतलब कोई ख़त्म ही नहीं होता, कोई एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा क्राइसिस जो है वो करते। तो बाहर से क्राइसिस आ जाते हैं, उसके बाद हमें खुद क्राइसिस पालने का बहुत शौक है, तो चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही इस वजह से। तो हमारे यहाँ जो है ना अब एक और जो दूसरा हमारे जिस तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सागदार ने कहा कि जी IMF चाहता है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, दुनिया में किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं। आज खुर्रम हुसैन ने बहुत अच्छा आर्टिकल भी इसके ऊपर लिख दिया, किसी का कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाए या डिफ़ॉल्ट कर जाए। लोग चाहते हैं कि ना डिफ़ॉल्ट करे, चाइना भी ये चाहता है कि डिफ़ॉल्ट ना करे, US भी ये चाहता है डिफ़ॉल्ट ना करे, लेकिन उस चीज़ को हमने बहुत डेफ्टली मैनेज करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ वो ये कि हम जब बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पे है उसमें बड़ा किरदार इस चीज़ का है कि अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर या वॉर चल रही है, व्हाटएवर। अच्छा, अब बात ये है कि ऐसा हो सकता है, आप बताओ कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्कान तो ये नहीं है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान तो एक बहुत छोटी मार्केट है। पाकिस्तान तो अभी जो है वो अगेन मतलब ये BR जो इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड, BRI, ये अभी शुरू अगर मतलब बहुत ज़ोरों शोर से भी इस पे काम चल रहा हो तो अभी भी ये शुरू नहीं हो सकता था, अभी इसको टाइम था। मतलब गवादर पोर्ट अगर पता नहीं ऑपरेशनल हुई है कि नहीं हुई, लेकिन इन एनी केस उधर अगर सब कुछ हो भी गया है तो अभी उधर से कोई ट्रेड नहीं हो रही। ठीक है, मतलब सब अगर मामलात
ठीक भी हो तो कुछ एक्टिविटी ही नहीं है। सो बुनियादी बात ये है कि दो मुल्क हैं बड़े जो पूरी दुनिया चला रहे हैं और वो देख रहे हैं कि यार इनकी, जिस तरह से आप बार बार बात करते हो कि एक मुल्क कर्ज लिए जाता है तो उसकी हर दफा मजीद कर्ज लेने की ताकत कम हो जाती है, तो वो दोनों बैठ के ये देख रहे हैं कि ये अगर सस्टेनेबल ही नहीं है तो इसको हमने पाल के क्या करना है। तो ये भी तो एक बहुत मतलब एक ऑब्वियस सी चीज तो ये है, इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। सब ये कह रहे हैं कि जी हम उनकी कोल्ड वॉर के नतीजे में इस जगह पे हैं। हाँ, वो अब मसला नहीं उनकी कोल्ड वॉर की नतीजे में, तो इस वजह से नहीं है, हमारी अपनी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हैं कि इसके अंदर। देखिए, अब आपने ये बात देखे ना कि जब जो चाइना के अंदर जो हमारे पास पॉलिसी जो सीपेक के अंदर हमने अपनाई, पाकिस्तान का दिसंबर 2023 की जो हमें जो IMF की रिपोर्ट मिलती है, मैंने अपना अंदाज़ा उसमें लगाया, पाकिस्तान चाइना को तकरीबन $40 बिलियन ओ करता है। ठीक है, 2014 में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो पाकिस्तान जो था मेरे ख्याल में, अब ये जो 2023 का, सॉरी मैं एक और बात कर दूं, 2023 की जो IMF की डेटा है उसके मुताबिक उसके ऊपर पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेट था, जो बैरूनी कर्जा था, वो कोई $102 बिलियन के करीब था। ठीक है, $40 बिलियन हम चाइना को, तकरीबन 39-40% जो है चाइना का। 2014 के अंदर जब हमारे पास, हम लेस देन 10% हमारा कर्जा जो था वो चाइनीज था। आपने क्या सोच के ये फैसला किया कि अगले 7-8 साल के अंदर आप एक मुल्क से कर्जा इतना बढ़ा देंगे कि वो 40% तक पहुंच जाएगा? ठीक है, एंड व्हाट हैव यू एक्चुअली गेन्ड आउट ऑफ इट? मैं यही बात कह रहा हूं ना कि देखिए, ठीक है, चाइना ने जो गेन किया वो तो उनको बहुत अच्छे लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, उनके कैपिटल को आउटलेट मिल गया वगैरह वगैरह, और उनको क्या कहते हैं, वहां से वो पैसे बना रहे हैं यहाँ से आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट करके, तो उनकी तो समझ में आती है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। आपने ये सब कुछ एक्वायर करके क्या कर लिया? ठीक है, और आप क्या कहते हैं, वो जो कैपेसिटी थी कि जी अच्छा री इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, वो आपके पास कैपेसिटी थी भी कि नहीं? ये बजाय इसके कि $40 बिलियन जो है हमने चाइना से जो कर्जा ले लिया, वो 7-8 साल के अंदर जो हमने एक्यूमुलेट कर लिया, इसमें से बेशतर कर्जा जो है हमने वो एक्यूमुलेट कर लिया। ये कोई, हम अगर 7-8 साल की बजाय अगर हम 15 से 20 साल के ऊपर प्लान बनाते हैं, थोड़ा सा स्लो चल लेते, तो क्या ऐसा हर्ज था? ठीक है, और वैसे भी ये सारी इस अजम्पशन पे था कि चाइना बनाएगा चीजें और बाकी दुनिया खरीदेगी और यहां से गुजरेगा, हम लेंगे किराया। हाँ, ये बिल्कुल वैसे है जो अभी इन्होंने कुछ 600 बिल्डिंग्स ऑफिसेज की बना दी है फेज 6 में, कि कोई कारोबार होगा और कोई उसको करेगा और हम लेंगे किराया। कोई काम नहीं हो रहा लेकिन किराए के लिए बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। अब वो ठेके की जो गेम है ना, वो बहुत लुक्रेटिव है। ये बात जो है ना उसकी, जो वो अब उसके अंदर से, जो उस मेंटेलिटी के अंदर से, देखिए मैं जो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे 60% ऑफिसेज खाली हैं। हाँ। और फेज 6 में 600 बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं कि एक दिन कारोबार होगा तो कोई और करेगा, हम किराया लेंगे। वाह। तो अब देखें, ये जो मैं न्यूट्रलिटी की जो बात कर रहा था ना, इसके ऊपर हमसे बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, बहुत स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसीज जो हैं चाइना के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर रीथिंक कर रही है। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया के बाद देखिए हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हमारे पास हमारे से मुताबिक बहुत ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमी है। एक इंडस्ट्री, वो कोशिश कर रहे हैं कि जी वो भी अब एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की करें, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जी अच्छा वो इन्वेस्टमेंट, उन्होंने एप्पल ने कोई अपना 17-18% बिजनेस जो है वो चाइना से निकाल के यहाँ पे मूव कर दिया है। एप्पल फ़ोन इंडिया के अंदर बनते हैं। फिर जो ताइवान के अंदर एक जो TSMC जो है, TMSC सॉरी मेरे ख्याल में, उनकी जो ताइवान की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत जो दुनिया की कंपनीज को सप्लाई करती है चिप, मुख्तलिफ चिप्स बना के, वो अपनी तमिलनाडु के अंदर एक फैक्ट्री बना रही है। वहाँ पे उन्होंने उसकी इन्वेस्टमेंट को उसको अट्रैक्ट करके उन्होंने उनके लिए पूरा एक जोन बना के दिया है। चाइना, वहाँ तो पता नहीं जैगुआर और लैंड रोवर वो तो पुरानी है ना, वो तो बहुत देर से है ना। ये तो मैं कह रहा हूँ कि अभी नए जो हाईटेक इंडस्ट्री को वो अट्रैक्ट करें। लेकिन इंडिया ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी 2020 के बाद, उनका जो हिमालयन बॉर्डर क्रैश के ऊपर, जिसपे जो क्या कहते हैं, जिसपे चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के दरमियान फिस्ट फाइट कुसुन और मुक्कों का मुकाबला हुआ था, लातों और मुक्कों का। तो उसके बाद जो था, उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर ये सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी कि वो अगर, एक तो ये था कि अगर चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको एक अप्रूवल लेना पड़ता था, और फिर ये कि वो ख़ास क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा है तो वो उनको तो वो अप्रूवल नहीं मिलता था, तो उन्होंने मुश्किल कर दिया था। उन्होंने अब ये पॉलिसी रीथिंक करना शुरू कर दी है, क्योंकि उनको वो अब जो अपने आप को अगर वो इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाते हैं तो को यही बात समझ में आ रही है कि वो चाइनीज़ सप्लाई चेन के बगैर
चाइना के साथ कोऑपरेट किए बगैर वो ये अपने आप को इंडस्ट्रियल पावर हाउस नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अब जो है उन्होंने सबसे पहला जो काम किया अभी रिसेंटली वो ये किया कि उन्होंने अगर 10% मेरे ख्याल में चाइनीज एक ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करी है जिसके अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट 10% तक है, तो उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जी ये एक बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग ट्रेड टाइज विद चाइना। और इसमें यह कि चाइनीज इंपोर्ट्स भी आ रही हैं और क्या कहते हैं उसमें कुछ कमी वाकई हुई है क्या कहते हैं ट्रेड के अंदर 2020 के बाद, लेकिन उसको सिर्फ 4 सालों के अंदर जो है अपने इस कदम को वो रीथिंक कर रहे हैं कि जी अच्छा हमने क्या करना है। तो और चाइना और इंडिया का एक बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट रहा है 1962 के अंदर, हाँ 62 के अंदर उनकी लड़ाई भी हुई थी क्या कहते हैं, और उनका बॉर्डर के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो मसला सारा यही है ना कि जी अच्छा जब वो लोग आपस में ये सोच सकते हैं कि जी अच्छा ठीक है हमने ये पॉलिसी बनाई है ठीक है कि नहीं करनी, तो हम जो है कि हम ये पॉलिसी बना लेंगे नहीं, अब हमने बस चाइना हमें जफ्फी डालने के लिए तैयार है तो अब हमने फुली उसी एम्ब्रेस में चले जाना है और बाद में हमें पता चले ओह ये तो हमसे गलती हो गई, ये तो हम नहीं करना चाहते थे। अच्छा, या हम गलती नहीं हो गई लेकिन अब हमें फलानी चीज़ के लिए और हमारे पास इंटरलोक्यूटर्स चाहिए, तो वो तो चाइना नहीं हो सकता, वो तो अमेरिका हो सकता है, लेकिन अमेरिका अब हमसे हमारी रिलेशनशिप ऐसी है ही नहीं कि हम उससे कोई बात कर सकें। तो हमें जो है ना इसको अगेन मैं वही बात कहूँगा कि बहुत डेफ्टली बहुत डेलिकेटली इसको मैनेज करना है। बिल्कुल ठीक है। आज के दिन बहुत अहम बातें हुई, लेकिन मेरे ख्याल में जो हासिल गुफ्तगू था वो जुमला था कि जी मॉडल टाउन के वक्त तुम कहाँ थे, कि जब हो रहा था तब क्यों नहीं बताया। पाकिस्तान में जिस वक्त पैसे आ रहे होते हैं तो हुक्मरान अवाम से कहते हैं कि मत पूछो कहाँ से आ रहे हैं, बस आम खाओ बल्कि चूपो। तो जब तक अवाम के साथ एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाएगी तब तक यहाँ पर हालात और मामलात ठीक होने का कोई तरीका नहीं है। अपने सवाल प्लीज़ भेजें, अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें तो वो ज़रूर सजेस्ट करें। शुरू में जिस तरह से फ़हाद ने रिक्वेस्ट की थी, पेट्रन ज़रूर बने और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो लाइक तो कर ही सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।